हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक ही होंगे। देखिए ना, आप हमको जानते हैं ना हम आपको जानते हैं। वैसे हम अपना इंट्रो दे दें। माई सेल्फ ऋतिक सिंह कुशवाहा। अगर आप चाहें तो अपना इंट्रो कमेंट में दे सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आज देखिए आपका स्वागत है VR एजुकेशन क्लासेस में। हम यहाँ पर क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस पूरा लेक्चर बनाएंगे। पूरी वीडियो आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। ऐसा नहीं कि कोई पार्ट मिसिंग होगा। NCERT के अकॉर्डिंग जितना भी टॉपिक है सारा टॉपिक कवर किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है। और ये भी जान लीजिए कि क्लास 10th वैसे भी अभी अब बोर्ड हो गया है। क्लास 10th आउट बोर्ड हो गया है। अब इसमें क्या है कि जब तक आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे और अच्छे से आप समझेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे ना, तब तक आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी। देख ही रहे हैं लॉकडाउन की वजह से कोई भी टीचर आप लोग को अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा, और जो ऑनलाइन क्लासेस है वही आप लोग को अवेलेबल रहेंगी। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, सीधा स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक हम एक दिन में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग क्लास 10 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, जिसका नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को देखिए टॉपिक क्या क्या कवर करना है। फर्स्ट कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ये तो मेन हेडिंग है ना कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। कि ये तो मेन हेडिंग है। इसको तो हम लोग पहले पूरा जानेंगे कि केमिकल है क्या, केमिकल नाम क्यों है, केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, ये सब पढ़ जाएंगे ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे टॉपिक में भी आपको दे दिया है केमिकल इक्वेशन क्या है। सेकेंड टॉपिक दे दिया है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। थर्ड दे दिया है हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, 3 टॉपिक दिया है, तो हमारे ख्याल से 3 दिन का वीडियो बनेगा। थोड़ा बहुत ये वाला टॉपिक हो सकता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन थोड़ा लंबा जाए, इसके लिए 2 वीडियो लग सकता है। नहीं तो और सारी टॉपिक को इसको हम ये दोनों टॉपिक हम एक दिन में आज कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, ज़्यादा बोरिंग वीडियो भी नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए वीडियो सीधा स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। देखिए, हम लोग पहले समझना है कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये चैप्टर, इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। वैसे भी अब जानना है कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री, क्योंकि जानते हैं कि साइंस में 3 पार्ट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और 10th तक की साइंस एक ही होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सिर्फ नाम का अलग होता है। उसके लिए कुछ अलग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है किसी भी स्कूल्स में। और ये हम लोग 12th का केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग देखिए पहले पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, तो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे पहले। केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ना तो पहले ये समझ ले कि केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है, तभी ना केमिकल पहले हम लोग समझेंगे। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं, स्टार्टिंग से देख रहे हैं, जैसे देख रहे हैं आपका छोटा भाई बहन है, छोटे जो भी बुआ के लड़के, नानी के लड़के जो भी हैं, वो देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आपके सामने बढ़ रहे हैं, उनका हाथ बढ़ रहा है, उनका पैर, उनका एवरी बॉडी पार्ट्स आपके सामने धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है। और वही तो क्या हो रहा है, फिजिकल। आप लोग कहते हैं ना कि जैसे आर्मी वार्मी का दौड़ है, किसी भी चीज़ का, तो कहते हैं कि फिजिकल निकल जाएगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, यही नहीं स्टेप होता है। तो देखिए, वो फिजिकल क्या होता है, मतलब कि आपके सामने जो साफ दिख रहा है कि ये चेंजेस उसके अंदर हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपका फिजिकल चेंज। अब जो आपके सामने नहीं दिख रहा है, जो इसका इंटरनल चेंज है, वो होता है केमिकल चेंज। ठीक है। और अगर फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टी पढ़नी है, तो पहले फिजिकल चेंज हम लोग देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज क्या होता है। एक मानिए कि आप यहीं पे पेड़ लगाते हैं, पेड़ छोटा सा एक पौधा के लिए पेड़ लगाते हैं, मानिए आम ही का है, कहीं से ला के लगा दिए हैं, फिर ये देखेंगे वो चेंज होगा, थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होना, आपके सामने ये सब हो रहा है। मानिए मैंगो ट्री है, क्योंकि आम का ही सीजन है। वैसे भी लॉकडाउन में आप लोग बहुत चिंतित हैं
कि आम मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये मैंगो ट्री इधर गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। इस थोड़े दिन बाद, माने कि थोड़े दिन बाद, क्या हमको लगता है कि 5 या 6 ईयर बाद ही इसमें वो होते हैं, आम का विस्तृत होता है, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। अब कुछ दिन बाद ये क्या हुआ कि मानिए ये 4 ईयर हो गए, पूरा आम का पेड़ अच्छा खासा तैयार हो चुका है। ठीक है, अब मान लास्ट 5 ईयर जाते जाते इस आम के पेड़ में फल लगना भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मानिए यही आम है। ठीक है, मैंगो। ठीक, चलिए, तो इतना फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो हम आपको समझा दिए हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है। यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि एक आम का छोटा सा पेड़ हम लोग लाए हैं, कुछ साल बाद वो थोड़ा बड़ा हुआ। मानिए यहाँ पे से, यहाँ से आप जो मैंगो सीड होता है वो गाड़े थे ज़मीन में। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। हम कहें थे वैसे भी 4 या 5 साल बाद आम आना शुरू हो जाता है पेड़ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंगो यहाँ से पहुँचते ये यहाँ तक पहुँचा। तो ये क्या हुआ, आपके सामने सब दिख रहा था कि छोटा छोटा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा होता गया। तो यहाँ ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं केमिकल चेंज की। देखिए केमिकल चेंज की बात करते हैं। ठीक है, केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज। देखिए केमिकल चेंज में क्या होता है ना कि जो पहला जो भी चीज़ है वो अपनी आइडेंटिटी और नेचर खो देता है। फिजिकल चेंज में क्या है कि वो आम का पेड़ था तो वो आम का पेड़ ही रहेगा। केमिकल चेंज में वो अपनी आइडेंटिटी, जो पुरानी आइडेंटिटी है वो खो देगा। स्टार्टिंग में जो था वो स्टार्टिंग में नहीं रहेगा, वो अपनी आइडेंटिटी खो देगा। वो अपना स्टेट भी खो सकता है, अपना कलर भी खो देगा, अपना टेम्परेचर भी खो देगा, सभी चीज़ खो देगा। स्टेट मतलब 9th में आप लोग पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। तो वो अपना जो भी है, अपना सॉलिड है सो लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड से गैस भी हो सकता है। आप लोग को पता होगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर में जो भी है 5 टाइप के होते हैं। पढ़ते हैं हम लोग 3 टाइप के, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन वो होते हैं 5 टाइप के। प्लाज्मा बीसी भी होता है, लेकिन प्लाज्मा बीसी उतना फाउंड नहीं हुआ, इसलिए उसको हटा दिया गया पढ़ाई में से, क्योंकि जानता है कि सब लोग कितने तेज हैं, कितना परसेंट गेन कर सकते हैं उसका, इसलिए प्लाज्मा बीसी हटा दिया गया है। ठीक है, तो वो अपना स्टेट चेंज करता है, टेम्परेचर से चेंज करता है, सब चेंज कर देगा। केमिकल चेंज माने कि केमिकल चेंज में एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए केमिकल चेंज का एक एग्जांपल लेते हैं, उसका एक एग्जांपल लिए पेड़ वाला। यहाँ पे Mg लेते हैं प्लस O2 लेते हैं, इज चेंज हो जाता है ये 2MgO। यहाँ पे 2 बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, ये मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि केमिकल चेंज में और फिजिकल चेंज में क्या अंतर है। फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में एक छोटा सा अंतर देखिए, एकदम छोटा सा डिफरेंस, कि फिजिकल चेंज में जो है वो बॉडी जो है वो अपना जो प्रॉपर्टी और नेचर नहीं खोती है। केमिकल चेंज में जो बॉडी है वो परमानेंटली अपना केमिकल चेंज में खो देगी, अपना परमानेंटली अपना प्रॉपर्टी भी खो देगी, नेचर भी खो देगी। यही दोनों में एकदम सिंपल सा अंतर है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। समझ लें, इन्हीं के प्रॉपर्टी को, फिजिकल चेंज के प्रॉपर्टी को, फिजिकल चेंज में चेंज होते समय जो जो प्रॉपर्टी होती हैं उसको फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, केमिकल चेंज के प्रॉपर्टी को केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आप क्या हुआ, पूरा केमिकल रिएक्शन के बारे में पूरा समझ गए कि केमिकल रिएक्शन में हम लोग को सिर्फ ये पढ़ना, सिर्फ इसमें क्या होगा कि केमिकल प्रॉपर्टी होगी, ओनली केमिकल प्रॉपर्टी, और जो भी चेंज होगा प्रॉपर्टी, और इसमें जो भी चेंज होगा नेचर में चेंज होगा, सब चीज़ में चेंज होगा, सिर्फ केमिकल चेंज ही इसमें होगा। फिजिकल की बात ही नहीं करनी है। अब आ गए हैं कि साइंस की दुनिया में, आते समय अब क्या हो गया, सब केमिकली हो गया। फिजिकली आप जो देखना है उसमें देखना क्या है, वो तो फिजिकली अगर देखना है तो वो फिजिक्स में ना हो गया। फिजिक्स में आप देखते हैं कि गाड़ी जा रही है जान दो, उसमें देखते हैं फिजिक्स में ऑब्जर्व करते हैं कि गाड़ी जा रही है, धीरे धीरे जा रही है, उसका स्पीड चेंज हो रहा है। मानिए कि अगर डायरेक्शन है, गाड़ी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो उसका क्या होता है कि वेलोसिटी चेंज होता है।
अब क्या कि इसमें केमिस्ट्री में क्या करना है, आप सिर्फ केमिकल के बारे में पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल चेंजेस, एवरीथिंग केमिकल। क्योंकि केमिस्ट्री इसीलिए नाम पड़ा है ना कि क्योंकि उसमें सिर्फ केमिकल के ही बारे में पढ़ना है। फिजिक्स में सिर्फ क्या है कि फिजिकल के बारे में पढ़ना है, इसलिए देखिए उसका नाम भी देखिए एकदम मैच कर रहा है, केमिस्ट्री का केमिकल, फिजिक्स का फिजिकल। ठीक है, देखिए डिफिनीसन ज़्यादा याद मत करिएगा। डिफिनीसन क्या है कि ज़्यादा याद आप लोगों को नहीं करना है। अब देखिए आप केमिकल रिएक्शन लिखे हैं तो केमिकल रिएक्शन की एक छोटी सी डिफिनीसन अपने से आप लोग सोचिए कि द रिएक्शन इन विच केमिकल चेंज आकर, द रिएक्शन इन विच केमिकल चेंज आकर। अब उसको थोड़ा सा अच्छे से अगर पूरा डिटेल में जानना है तो आप ये कर सकते हैं कि द रिएक्शन विच हैव नेचर एंड आइडेंटिटी चेंजेस इट्स रियल स्टेट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग का टॉपिक केमिकल रिएक्शन क्लियर हुआ। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की डिफिनेशन लिख लीजिए, काम करेगा। नोट्स आप लोग को स्कूल से भी प्रोवाइड हो सकती हैं, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाने वाला काम ही होगा, नोट्स स्कूल से भी प्रोवाइड हो जाएंगी। देखिए केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन जो है, द रिएक्शन इन विच सबस्टांस चेंज इट्स नेचर एंड आइडेंटिटी। ठीक है, ये हो गया इसका। अब एग्जांपल देख लेते हैं, वही मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला एग्जांपल लेते हैं। Mg+O2 कन्वर्स इनटू 2MgO। ठीक है, यहाँ पे बताएं इसका नाम है मैग्नीशियम, इसका नाम ऑक्सीजन, इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ जान लीजिए, ये देखिए Mg+O2 ये क्या है, ये क्या है, ये होता है रिएक्टेंट। क्या होता है, रिएक्टेंट, और ये होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो सेकंड डिफिनीशन ये भी बन सकता है केमिकल रिएक्शन का। इन केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट with losing their properties, with losing their natures and identities is called chemical reaction। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन टॉपिक कंप्लीट। अब यहाँ पे ये एग्जांपल लिखा है, इसी से समझ लेते हैं। यहाँ पे 2mg रहेगा, यहाँ पे देखिए mg लिखा है, mg अगर नीचे ये यहाँ पे 2 लिखा रहा है या यहाँ पे 2 लिखा है तो दोनों का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 एटम्स हैं mg के, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे क्या होगा MgO2 ट्वाइस। अब देखिए आगे अब केमिकल इक्वेशन जानना चाहते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या है, वो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, केमिकल इक्वेशन आपका सिंबल, फार्मूला, ध्यान दीजिएगा, सिंबल्स, फार्मूला, किसी भी रिएक्शन में केमिकल इक्वेशन सिंबल और फार्मूला रिप्रेजेंट करता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सिंबल्स और फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता है वही होता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखने का कुछ रूल है, राइटिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखने का कुछ जो रूल है वो देखिए। क्या होता है कि रिएक्टेंट जो होता है वो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, प्रोडक्ट जो होता है वो एरो के राइट साइड में लिखा जाता है हमेशा। इधर क्या होता है, इधर रिएक्टेंट लिखा जाता है, इधर क्या होता है, प्रोडक्ट लिखा जाता है। और ये एरो क्या होता है, इन दोनों को बीच में से डिवाइड करता है, इन दोनों को, रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को। ठीक है, जैसे रिएक्टेंट्स में हम लोग का बहुत मन चाहिए था Mg+O2 और प्रोडक्ट में 2MgO। ठीक है,
अब इसमें देखिए, इसमें भी देखिए क्या होता है कि बीच में अगर दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा है तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा तो प्लस करने की जरूरत नहीं, प्लस साइन की। अगर दो रिएक्टेंट अगर हम लिए हैं तो उसको प्लस साइन से डिनोट करेंगे। सिंपल यही है केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका। अब राइटिंग केमिकल इक्वेशन जान लिए, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा हम लोग को ध्यान देना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा इसी पे हम लोग को देखना है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा बोर्ड में ये आएगा और ये बैलेंसिंग करने के लिए क्लियर आएगा आप लोग को बोर्ड में। बोर्ड में बैलेंसिंग करने के लिए आएगा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखिए, यहाँ पे जितने अमाउंट में mg लेंगे यहाँ पे 2 होता है। जितने अमाउंट में mg लिए हैं यहाँ पे देखिए 2 mg है, ध्यान दीजिएगा। माने यहाँ पे mg लिए हैं, यहाँ पे प्लस O2 लिए हैं, फिर ये क्या होगा 2MgO हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, ये ऐसे आप सेपरेटली देखिए ना, यहाँ पे 2 क्या है MgO है। अब आप लोग बाद में पढ़े होंगे कि अलग अलग इसको, ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या है कि mg का भी 2 एटम है और ऑक्सीजन का भी 2 एटम है। यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 एटम है, mg का 2 एटम है, mg का 1 ही एटम है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा 2 का आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। अब इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कुछ रूल है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का कुछ रूल है। क्योंकि कोई केमिकल इक्वेशन पढ़ रहा है तो उसको बैलेंसिंग करना है। हम तो इस तरह तुरंत कर दिए हैं, ये इजी था, 2 मिनट के अंदर हो गया। बड़ा सा रहेगा, उसको बैलेंस करने में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि सोचना पड़ेगा ना कि क्या ऐड करें। तो पहले जान लीजिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। केमिकल इक्वेशन जान गए क्या होता है, अब जानिए कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वही होता है कि रिएक्टेंट में, ये रिएक्टेंट है हमारा, रिएक्टेंट में जितना अमाउंट, जितना एटम किसी भी सबस्टांस का लेंगे प्रोडक्ट में, वो उतना ही एटम प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। वही होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें एक और बात आती है अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड या इसको स्केलेटन भी कहते हैं, ठीक है, स्केलेटन, ठीक। अनबैलेंस्ड कहता है, बैलेंस्ड में अगर कोई भी इक्वेशन बैलेंस है, इट मीन्स कि उसका रिएक्टेंट में जितना अमाउंट है उतना ही प्रोडक्ट में है। तो अनबैलेंस में क्या होगा कि सीधा लिखा है अन कंफर्टेबल होता है, एक होता है अनकंफर्टेबल। आप लोग कंफर्टेबल अगर फील कर रहे हैं तो मतलब बहुत ही आरामदायक फील कर रहे हैं ना। अगर अन लग गया तो उसका ठीक उल्टा होगा ना, अपोजिट हो गया, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। उसी तरह बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड में जितना रिएक्टेंट में अमाउंट है उतना ही प्रोडक्ट में होगा। तो अनबैलेंस्ड में क्या होगा कि जितना रिएक्टेंट में होगा उतना प्रोडक्ट नहीं होगा, सिंपल। तो हम लोग को अनबैलेंस्ड पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि अगर आप ही अनकंफर्टेबल फील करेंगे तो आप पढ़ेंगे ही नहीं। तो उसी तरह अगर यही अन है, जहाँ अन लग गया, जहाँ निगेटिव सेंस आने लगा, वहाँ पे हम लोग को ध्यान नहीं देना है। हम लोग पढ़ना असली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और इसको कैसे बैलेंस करता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप लोग जान गए क्या होता है, लेकिन इसको कैसे बैलेंस करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको दे देगा एग्जामिनेशन में, 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन है, कोई भी रिएक्शन दे देगा आपको, कहेगा कि इसको बैलेंस करके दिखाइए। सबसे बड़ी बात है कि बैलेंसिंग करना आना चाहिए। अब बैलेंसिंग करने का हमको लगता है 6-7 स्टेप है, सिंपल स्टेप है, एकदम सिंपल में समझाएंगे, आराम से आप लोग को समझ आ जाएगा। अब इसके बाद हमको लगता है केमिकल इक्वेशन भी खत्म हो जाएगा, आज का टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। बस बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ा दी कि कैसे हाउ वी बैलेंस्ड एनी केमिकल इक्वेशन, ये पढ़ा देंगे तो आज का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए आप लोग बताए हैं कि क्या आप पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू बैलेंस्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे किसी अनबैलेंस्ड या स्केलेटन, अनबैलेंस्ड को स्केलेटन भी कहते हैं, कैसे किसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल से समझाएंगे कि क्या क्या स्टेप है। एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल
थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, बार बार Mg+O2 का एग्जांपल लेते रहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ ये एक एग्जांपल ही है। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एक एग्जांपल है फेरस से है, Fe प्लस H2O कन्वर्स इनटू Fe2O3 प्लस H2 गैस। ठीक है, अब क्या होता है, इसको बैलेंस्ड करना है। अब देखिए एक एग्जांपल बताएंगे कैसे बैलेंस्ड किया जाता है। इसी को बैलेंस करना है, Fe2O3। इसको एक कॉपी पे नोट्स कर लीजिए कैसे कैसे बैलेंस किया जाता है। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट कि सिर्फ एक चार्ट बनाइए सिंपल सा। फर्स्ट स्टेप है एक सिंपल सा चार्ट बनाइए। ठीक है, चार्ट बना लिए सिंपल सा, छोटा सा चार्ट है उसको बना लीजिए। चार्ट में क्या है, चार्ट में 1 मिनट। हाँ देखिए चार्ट में क्या है, चार्ट में यहाँ पे लिख दीजिए कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट किसे कहते हैं जानते होंगे, बताए हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, PR पे प्रोडक्ट लिखे हैं समझिएगा। नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन। अब देखिए यहाँ पे FeHO 3 एटम है, 3 है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेते हैं Fe ले लेते हैं, यहाँ पे H ले लेते हैं, यहाँ पे O ले लेते हैं। ठीक है, Fe ले लीजिए, H ले लीजिए, O ले लीजिए। देखिए फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे Fe का 1 एटम है, रिएक्टेंट में है। देखिए ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट में Fe का 1 एटम है ना। Fe का 1 एटम हो गया, और यहाँ पे प्रोडक्ट में Fe का 2 एटम दिया है। H2 का देखिए, यहाँ पे H का 2 एटम है, यहाँ पे प्रोडक्ट में H का 2 एटम है। तो ये H जो है वो बैलेंस्ड है, सिर्फ हमको O को F को बैलेंस करना है। उसके बाद देखिए O का कितना एटम है, O का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 है, सॉरी यहाँ पे Fe3O4 बनेगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, Fe3O4 बनेगा, ध्यान नहीं है। देखिए यहाँ पे Fe3O4 बनेगा। तो यहाँ पे देखिए Fe का 1 है, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे Fe का O का यहाँ पे 1 एटम था, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, मिस्टेक हो गई छोटी सी, याद नहीं, ध्यान नहीं आया। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे हम लोग को, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा अनबैलेंस्ड है, जिसका आइटम सबसे ज़्यादा है, इसमें सबसे ज़्यादा आइटम किसका है, 4 है, ऑक्सीजन का है। सबसे पहले हमको उसको बैलेंस करना है। अब देखिए ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो देखिए यहाँ पे 4 है, इधर ज़्यादा है, इधर कम है, तो जिधर कम रहेगा उधर ही मल्टीप्लाई करेंगे हम। किसी भी चीज़ का जिधर कम रहेगा उसे उधर मल्टीप्लाई करेंगे। इधर 1 है, इधर 4 है, तो इधर मिश्र की रिएक्टेंट में मल्टीप्लाई करना है। ऑक्सीजन में करना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो देखिए अगर मानिए हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 × 1 = 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, Fe में करना है ना, सॉरी ऑक्सीजन में। तो क्या है, सिंपल लिख लीजिए, Fe + 4H2O हो गया, कन्वर्स इनटू Fe3O4 + H2। अब देखिए, अब फिर सेकेंड चार्ट बनाइए, सेकेंड स्टेप पे आइए। अब सेकेंड स्टेप पे आइए, सेकेंड स्टेप पे। अब देखिए सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या है, Fe प्लस ये वाला जाएगा यहाँ पे। अब सेकेंड स्टेप में अब इससे बैलेंस करेंगे, Fe + 4H2O कन्वर्स इनटू H2 + Fe3O4। ठीक, अब देखिए फिर यहाँ पे चार्ट बनाइए, चार्ट बनाइए, इजी रहेगा। यहाँ पे चार्ट बनाइए, वही चार्ट रहेगा। यहाँ पे Fe HO, यहाँ पे रिएक्टेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट में Fe कितना है, रिएक्टेंट में Fe अभी भी 1 है, प्रोडक्ट में Fe अभी भी 3 है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 4 है, यहाँ पे 2 है, 4 × 2 = 8। अब देखिए यहाँ पे
हाइड्रोजन 2 है, ये प्लस है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 4 है 4 है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकेंड ये, अब एच को हम लोग को बैलेंस करना है। ठीक है, अब हम लोग एच को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे ये काम कहाँ हुआ था, रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट में किए थे ना। यहाँ पे ये काम कहाँ करना है, प्रोडक्ट में, क्योंकि प्रोडक्ट कम है। ये काम हम लोग को कहाँ करना है, प्रोडक्ट में करेंगे। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट में हम लोग करते हैं Fe प्लस 4H2O। प्रोडक्ट में करना तो रिएक्टेंट में कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। प्रोडक्ट में क्या किए हैं, एच में किया है ना, एच में किया है। अब देखिए Fe3O4 प्लस 4H2 हो गया। अब ये, अब इसको थर्ड स्टेप में जाते हैं। थर्ड स्टेप में 2 स्टेप क्लियर हो गया होगा, थर्ड स्टेप में अभी चलते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पे आते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आते हैं, थर्ड स्टेप में क्या हमको मिला है, Fe प्लस 4H2O कन्वर्स इंटू Fe3O4 प्लस 4H2। फिर चार्ट एक बनाएंगे हम लोग, चार्ट बनाएंगे। ठीक है, चार्ट बनाएंगे। यहाँ पे वही रिएक्टेंट रहेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रहेगा, यहाँ पे Fe रहेगा, यहाँ पे H, यहाँ पे O। Fe देखिए यहाँ पे 1 का 1 है, 4 इंटू 2 8 हो गया, 8H है, ऑक्सीजन 4 है। ठीक, यहाँ पे Fe क्या है, Fe3 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 4 है, ये 8 है। ठीक, अब देखिए ये Fe को अब सिर्फ बनाना है, ये दोनों बैलेंस हो गया। अब Fe को बैलेंस करना है, तो Fe में आगे यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट में Fe1 है, प्रोडक्ट में Fe3 है। तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हमको करना है रिएक्टेंट में Fe1 है, तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। ये काम कहाँ होगा, रिएक्टेंट में। ठीक है, रिएक्टेंट में करते हैं। अब यहाँ पे से, यहाँ पर से पहुँचते हैं फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में पहुँचते हैं, तो फोर्थ स्टेप में हमको क्या मिलता है, फोर्थ स्टेप में 1 मिनट। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 3 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो यहाँ पे क्या हमको मिला है, 3Fe प्लस 4H2O कन्वर्स इंटू Fe3O4 प्लस 4H2। अब देखिए ये बैलेंस हो गया कि नहीं हुआ, अब इसको चेक करते हैं कि ये बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे Fe, यहाँ पे O, यहाँ पे H ले लिए। ये Fe3 है, यहाँ पे रिएक्टेंट का लिख रहे हैं 3, R रिएक्टेंट का, यहाँ पे P प्रोडक्ट का। ठीक है, Fe में देखिए 3 है, Fe3 है, और प्रोडक्ट में Fe भी 3 हो गया। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में क्या हो गया, 4 हो गया, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 4 हो गया। हाइड्रोजन क्या हुआ, रिएक्टेंट में 8 है, यहाँ पर भी 8 है। केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। अब बैलेंस होने के बाद एक चीज़ और करना है इसमें, एक प्रोसेस और है, फिफ्थ स्टेप। 4 स्टेप में क्या हुआ, ये बैलेंस हो गया। अगर बड़ा रहेगा तो स्टेप बढ़ा जा सकता है, अगर बड़ा केमिकल, यहाँ पे रिएक्टेंट 2 था इसीलिए स्टेप इतना पे गया है। अगर बड़ा रिएक्टेंट रहेगा तो थोड़ा बढ़ा जाएगा, हो सकता है 5, 6, 7 स्टेप तक जाए। लेकिन इन सब इक्वेशन के बाद एक काम करना है, ये इसका स्टेट क्या है, Fe का स्टेट माने सॉलिड है, इसका स्टेट ये H2 है, H2O मीन्स वाटर हो गया, वाटर का लिक्विड हो गया। इसका स्टेट क्या है, इसका स्टेट क्या है, इन सब का स्टेट आपको लिख देना है, शो कर देना है सिर्फ। माने 4 इक्वेशन में आपका रिएक्शन जो है, इक्वेशन है सॉरी, बैलेंस हो गया है। तो फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, फिफ्थ स्टेप, लग रहा है मार्कर ख़त्म हो गया, 1 मिनट रुकिए। फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, इस इक्वेशन को, जो बैलेंस वाला केमिकल इक्वेशन है, लग रहा है इरेज कर देगा बैलेंस वाला, कोई बात नहीं, बैलेंस वाला जो केमिकल इक्वेशन है उसको लिख लेंगे। 3Fe जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, यही ना बैलेंस था, इरेज कर दिए हैं, इसलिए नहीं समझ आ रहा ना। 1 मिनट।
4H2O, 3Fe4H2O, या फिर 3Fe3O4 प्लस 4H2। अब इसका सब का क्या कर देना है, इसका स्टेट लिख देना है। ये Fe है ना, तो इसका स्टेट इसके बगल में ऐसे लिख देंगे, चेंज होके 3FeS सॉलिड में है, ठीक है। ऐसे सॉलिड, एस से सॉलिड, एस से सॉलिड, एल से लिक्विड, एल से लिक्विड, जी से गैस, ठीक है। तो 3Fe सॉलिड है प्लस 4H2O, H2O है तो वो लिक्विड होगा, क्योंकि H2O मिक्स वाटर हो गया, लिक्विड होगा। अब देखिए यहाँ पे सैरो देखिए यहाँ पे है ना। अब प्रोडक्ट में Fe3O4 जो है वो सॉलिड होगा आपका, प्लस 4, यहाँ पे मत देखिए, प्लस 4H2 ये गैस होगा आपका, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। हो गया है आपका टॉपिक ख़त्म हो गया है, फर्स्ट वाला बैलेंस केमिकल इक्वेशन ख़त्म हो गया कि हाउ टू बैलेंस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए एक टॉपिक और है केमिकल इक्वेशन में कि लिमिटेशन। कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना अगर हम लोग साइंस में, तो उसका लिमिटेशन आ ही जाता है। लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का लिमिटेशन क्या है? 2 लिमिटेशन है। फर्स्ट, केमिकल इक्वेशन का 2 लिमिटेशन मतलब कि उसमें कमी क्या है, उसमें कमी क्या आ गई कि उसको अभी भी दूर किया गया है कि नहीं, उसमें कमी क्या आई है। उसमें फर्स्ट कमी क्या आई है कि कभी कभी क्या होता है कि ये आपको ये क्लियर नहीं किया है कि ये जो केमिकल इक्वेशन है, कोई भी केमिकल इक्वेशन है, मानिए जो भी केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन एक्चुअली में होता है कि नहीं होता है। कुछ होता है कि होता भी नहीं, एक्चुअली में होता है कि नहीं होता है। रिएक्शन किस कंडीशन में टेक प्लेस होगा, कौन सा कंडीशन में वो होगा या नहीं होगा, वो ये आपको नहीं बता पाया केमिकल इक्वेशन। सेकेंड क्या है कि केमिकल इक्वेशन की जो स्पीड है, मानिए ऐसे चल रहा है, कितना तेज जा रहा है, कितना तेज अंदर हो रहा है, ठीक है। इसकी स्पीड जो है मीन्स इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग अपने फिजिकली भाषा में कहते हैं स्पीड कितना तेज है, कि उसकी गाड़ी कितनी तेज तक पहुँचेगी भी या नहीं। ये तो फर्स्ट में आप लोग देख लिए कि लिमिटेशन यही है कि पहुँचेगी भी या नहीं। मानिए एग्जांपल लेते हैं कि ट्रेन चली है, अब उसका स्पीड ये निर्धारित नहीं कर पा रहा है कि वहाँ पे वो आज पहुँचेगी या 25 साल बाद पहुँचेगी। ये आपका केमिकल इक्वेशन नहीं बता पा रहा है। 2 कमी इसमें है, 2 लिमिटेशन यही है। अब लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन के बाद आपका कम से कम लग रहा है कोर्स ख़त्म हो चुका है, कोर्स ख़त्म हो गया है आपका। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कल पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे केमिकल इक्वेशन का टॉपिक ख़त्म हो गया। आशा है कि आप लोग को पूरी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। जो नहीं आएंगी वो कमेंट में करके पूछ लीजिएगा, कमेंट में पूछ लीजिएगा कि ये बातें आप लोग को क्लियर नहीं हुई हैं। हमारे ख्याल से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें, वो आप लोग को क्लियर समझ में आना चाहिए। और दूसरी बात, ये आप लोग को इस ईयर का पूरा जितना भी 10th का सिलेबस होगा वो पूरा NCERT के अनुसार हमारे चैनल पर अपलोडेड होगा। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर कल मिलते हैं आगे के टॉपिक के साथ, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ।